हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 39 चैप्टर 7 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन सेशंस, ऑनलाइन क्लासेस के लिए आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। अगर आप टीएस ग्रेवाल के साथ साथ डीके गोयल बुक को भी फॉलो कर रहे हो तो इसी चैनल की प्लेलिस्ट को क्लिक करो, आपको न्यू एडिशन के सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। साथ में ही कम्युनिटी सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन शॉर्ट्स में। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तीन पार्टनर है, सृजन, रमन और मनन। तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। बैलेंस शीट आपको दी गई है 31 मार्च 2017 की। फर्म को ये डिसॉल्व कर रहे हैं। एसेट्स और लाइबिलिटीज को किस तरह से रियलाइज किया गया, सारी इंफॉर्मेशन आपको बनाना है। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैंक अकाउंट कैसे करोगे? देखो, रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे वो सभी एसेट लिखोगे जो आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन कैश या बैंक का बैलेंस छोड़ के। तो प्लांट 2,20,000, इन्वेस्टमेंट 70,000। कैपिटल मनन, ये मनन पार्टनर है, उसका कैपिटल का बैलेंस है, उसे हम रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। इसके बाद आएगा आपका स्टॉक 50,000, डेटर्स 60,000। बैंक का बैलेंस आपका नहीं आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस वो भी नहीं आएगा। तो इसका करेंगे क्या? इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस है, तो पार्टनर्स के अकाउंट को आप डेबिट करोगे। क्लियर है? इसके बाद क्रेडिट साइड पे हम लिखेंगे आउटसाइड लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 75,000, बिल्स पेबल 40,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000। सब कुछ लिखने के बाद जो हमें रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करना था, सब कुछ कर लिया। अब बारी आती है कि हम देखें हमने एसेट्स को बेचा तो हमें कितने पैसे मिले। पहला पॉइंट है कि सृजन जो पार्टनर है उसको अपॉइंट किया गया है कि एसेट और लाइबिलिटीज को जो भी पेमेंट करनी है, बेचना है, वो सारा काम कौन देखेगा? सृजन देखेगा। और इसके लिए उसको 5% कमीशन मिलेगा। 5% कमीशन किसका? सेल ऑफ एसेट्स। जितनी भी एसेट्स है उनको बेच करके जितना भी हमें पैसा मिला, उसका 5% एज अ कमीशन उसको दिया जाएगा। तो हमने अपना खर्चा फिक्स कर लिया रियलाइजेशन का, मतलब एसेट्स को बेचने का जो भी अमाउंट है उसका 5% हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस है। बाकी का जो भी रियलाइजेशन का खर्चा है, कमीशन देना है, ब्रोकरेज देना है, वो किसकी जिम्मेवारी है? सृजन की है। हमें तो सिर्फ उसको 5% एज ए कमीशन देना है। अब एसेट्स को बेच करके आपको जो भी पैसा मिलेगा वो हम रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। पैसा हमारा कहाँ आएगा? बैंक में आएगा, बैंक अकाउंट लिखा है। तो प्लांट को बेच करके 85,000 मिला, स्टॉक को बेच करके 33,000 रुपए, डेटर्स को बेच, डेटर्स से पेमेंट मिली 47,000। और इन्वेस्टमेंट्स लिखा है कि इन्वेस्टमेंट्स आपकी कितनी है? 70,000 की। इसका 95% आपको मिला, मतलब 5% आपका लॉस हो गया। तो 70,000 का 95%, 66,500 रुपए ही आपको मिले। 70,000 की इन्वेस्टमेंट को बेच करके 66,500 रुपए मिले। तो टोटल एसेट को बेच करके हमें कितना मिला? 2,31,500 रुपए। इसी तरह से लाइबिलिटीज की भी पेमेंट करनी है, लेकिन इंफॉर्मेशन कोई भी नहीं है क्वेश्चन में कि क्रेडिटर्स को कैसे पे किया गया, क्या किया गया, कुछ नहीं दिया। तो हम यही मान के चलेंगे कि जितनी भी लाइबिलिटीज है हमने उनको जितनी भी बुक वैल्यू इस पे पेमेंट कर दी। तो क्रेडिटर्स 75,000, बिल्स पेबल 40,000 और आउटस्टैंडिंग सैलरी 35,000, ये तीनों की आपने पेमेंट कर दी। इसके अलावा लिखा है यहाँ पर कि आपने 7,500 रुपए का एक आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल है, वो भी आपने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया हुआ, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये पे करेंगे हम। तो 7,500 रुपए का एक्स्ट्रा खर्चा आ रहा है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है जिसकी आपको पेमेंट करनी पड़ी, ये पेमेंट करोगे। लास्ट में एक पॉइंट आ रहा है कि आपकी कंटिजेंट लाइबिलिटी है। कंटिजेंट लाइबिलिटी का मतलब है जो एक कंडीशन पर बेस्ड है, अगर ऐसा हुआ तो हमें ये करना होगा, ऐसी पेमेंट हमें करनी होगी। तो बीआर था आपका, जो कि आपने बैंक से डिस्काउंट करा लिया। बिल्स रिसीवेबल का मतलब क्या है? डेटर्स से जब आपको पेमेंट लेनी होती है, वो डेटर आपको एक बिल लिख करके दे देता है, एक नोट लिख के देता है कि मैं इतने दिन में आपको पेमेंट कर दूंगा। मान लेते हैं 30 दिन का उसने लिख के दिया कि वो 30 दिन में पेमेंट कर देगा।
आप 30 दिन तक वेट नहीं करना चाहते, आप अपने बैंक गए और उस बीआर को आपने डिस्काउंट करा लिया, मतलब पहले ही एनकैश करा लिया। आपको जो 15,000 रुपए 30 दिन बाद मिलने थे, आपने पहले दिन ही वो पैसा ले लिया। अब इससे हुआ क्या, वो आपके 15,000 रुपए ब्लॉक नहीं हुए, आप उसे यूज कर सकते हो। हाँ, बैंक इसके लिए आपसे कमीशन जरूर लेता है। अब क्या होगा, जब 30 दिन बीत जाएंगे तो बैंक को वो पेमेंट मिलेगी, डेटर जा करके आपके बैंक को पेमेंट करेगा। लेकिन यहाँ क्या हुआ कि डेटर ने जब डेट आई, मैच्योर हुआ, तो उस डेट पर उसने उस पेमेंट ही नहीं की, बैंक में जाकर के पेमेंट नहीं की। तो इसका मतलब हुआ हमारा बीआर वो डिसोनर हो गया। डिसोनर हो जाएगा तो किसकी लाइबिलिटी बनेगी, आपने तो बैंक से जाकर के पैसे ले लिए, एक तरह से बीआर को गिरवी रखा और पैसे उठा लिए। लेकिन बैंक तो अब कहेगा ना, जब मेरे को पैसा नहीं मिला 30 दिन बाद तो मेरे पैसे वापस करो। तो आपको ये पैसा रिटर्न करना पड़ेगा बैंक को, कि अगर उस डेटर ने पेमेंट नहीं की तो बैंक को आप पे करोगे। तो बैंक अकाउंट को आपने डेबिट किया था, सॉरी, डेटर को आप डेबिट करोगे कि आपको अब उससे पेमेंट लेनी। जिस डेटर ने डिसोनर कर दिया तो वो बीआर से डेटर बन जाएगा ना, आपको उससे पेमेंट लेनी है और बैंक को आपको पेमेंट करनी है। तो यहाँ पर बैंक की जो लाइबिलिटी है वो तो आप पे कर रहे हो, उस डेटर से कुछ मिला या नहीं मिला कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब यही मानेंगे कि ये 15,000 रुपए के जो डेटर्स थे, बिल्स रिसीवेबल था, पूरा का पूरा डूब गया। आपको ये 15,000 रुपए जो आप पहले ले चुके थे वापस रिटर्न करने पड़ेंगे। तो बैंक को ही आप पेमेंट कर रहे हो, बीआर डिसोनर्ड 15,000 रुपए की ये पेमेंट की। आई होप ये पूरी कहानी आपको समझ में आ गई। तो सारी लाइबिलिटीज की पेमेंट टोटल 1,72,500 रुपए बना। अब आता है पॉइंट कि रियलाइजेशन का खर्चा हमारा 3,000 का हो गया और जो कि सृजन ने पे किया। अब फर्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा था, कि जो भी खर्चा होगा वो जिम्मेवारी किसकी है, सृजन की है। हमें तो सृजन को 5% कमीशन देना है, तो वो खर्चा 3,000 हुआ और सृजन ने पे कर दिया, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें देखना है कि हमें सृजन को कितना देना है, 5%, जितना भी हमें एसेट को बेच करके पैसा मिला उसका। तो 2,31,500 का 5%, यही है ना सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट। तो सेल प्रोसीड्स ऑफ एसेट का 5% 11,575 रुपए एज ए कमीशन हम उसको देंगे, जो कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है। हमने अभी उसे दिया नहीं है तो उसके कैपिटल अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। यही करते हो ना, जो भी पैसा देना होता है किसी भी चीज का और वो पार्टनर ने आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, फर्म की रेस्पॉन्सिबिलिटी लाइबिलिटी को टेक ओवर किया, तो वो हम किसको देते हैं, उसके अकाउंट को हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं कि इतना पैसा हमें उसे और देना। सब कुछ लिखने के बाद अब बारी आती है कि हम चेक करें कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो लॉस आएगा और क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा तो प्रॉफिट आएगा। यहाँ आ रहा है हमारा लॉस, वो भी 2,02,575 रुपए का। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांटते हो तो तीनों के अकाउंट में जितना पैसा डेबिट करना है डेबिट करो और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करोगे। ये हो गया आपका रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट, एंड में लिखो टोटल। अब बारी आती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्रेडिट बैलेंस है दो पार्टनर्स के, तो दोनों के क्रेडिट बैलेंस लिखो 2 लाख और 1.5 लाख। लेकिन मनन के कैपिटल का डेबिट बैलेंस है, इसलिए डेबिट साइड पे लिखोगे 10,000। तो ये गलती मत करना, 10,000 को भी यही मत लिखना, ध्यान से लिखना। क्रेडिट बैलेंस आपके सिर्फ दो पार्टनर्स का है, सृजन और रमन का, क्रेडिट साइड पे लिखो। मनन का डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीडी 10,000। इसके बाद किस पार्टनर ने एसेट या लाइबिलिटी को टेक ओवर किया, रियलाइजेशन अकाउंट से देखो कुछ भी नहीं है, सिर्फ सृजन का है जो कि हमें उससे रियलाइजेशन एक्सपेंस पे करने 11,575 रुपए, ये हमने उसके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट किए थे। बैलेंस शीट में चेक करो कोई रिजर्व नहीं आ रहा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है। जैसा कि मैंने कहा था लॉस है तो पार्टनर्स के अकाउंट में हम डेबिट करेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो तीनों के अकाउंट में आप 32,000, 32,000 और 16,000 आप ये डाल दोगे। लॉस रियलाइजेशन का वो भी हमने डेबिट कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट से, और लॉस जो था आपका बैलेंस शीट में वो भी हमने ट्रांसफर कर दिया। अब बारी आती है कि हम इनके अकाउंट को सेटल कर दे, पे आउट कर दे, जिसका जितना बैलेंस बनता है। तो सृजन का बनता है 98,545, इसकी पेमेंट करी। रमन का बनता है 36,907, इसकी भी पेमेंट कर दी। लेकिन मनन का डेबिट बैलेंस आ रहा है, मतलब
ये फर्म को पैसा देगा, फर्म को इससे पैसा लेना है, तो ये बैंक में पैसा जमा करेगा। हमारे पास बैंक में इतना पैसा आएगा 66,515। इन दोनों को हम पेमेंट करेंगे, फर्म पेमेंट करेगी और इससे पैसा लेगी। एंड में लिखो टोटल, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है बैंक अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस आपके पास बैलेंस शीट में है 10,000 का। एसेट्स को बेच करके जो पैसा मिला 2,31,500 वो लिखो। लाइबिलिटीज की आपने टोटल पेमेंट किए 1,72,500 वो लिखो। अब मनन से आपको कैपिटल का बैलेंस सेटल करते हुए मनन से आपको इतना पैसा मिला 66,515, डेबिट साइड पे लिखो। और दोनों पार्टनर्स की आपने पेमेंट कर दी, उनके कैपिटल अकाउंट को क्लियर कर दिया। अब चेक करो दोनों साइड का टोटल क्या आ रहा है, मैच कर रहा है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कंप्लीट और करेक्ट है, परफेक्ट है। अगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा था तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं रॉन्ग हो गया है, आपको दोबारा से चेक करना होगा। तो कैश या बैंक अकाउंट का टोटल दोनों साइड का सेम होना चाहिए, मैच होना चाहिए और क्लोजिंग बैलेंस नहीं आना चाहिए। तभी आप मान सकते हो कि आपने क्वेश्चन को बिल्कुल परफेक्टली किया है, आपकी कोई मिस्टेक नहीं है और आप फुल मार्क्स डिजर्व करते हो। तो इसी तरह से प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ कनेक्टेड रहो। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपनी प्रैक्टिस जारी रखते हुए गुड बाय एंड टेक केयर।